अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल वाले जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज जो स्टोरीज़ आपके सामने लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ कहता हूं, लेकिन आज इंपॉर्टेंट से ज़्यादा परेशान कुन है। मैं आपको ये बताता चलूं, इजराइल ने हमला कर दिया है जी कतर पे। ये पूरी डिटेल से आज आपको स्टोरी बताएंगे कि ये हमला कैसे हुआ, किन पे किया गया, जिन पे हमला हुआ उनके साथ क्या सूरत हाल हुई, ये डिटेल से बताएंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल क्या है, बाकी मुस्लिम ममालिक का रद्द अमल क्या है, ये भी डिटेल से जानिएगा स्टोरी के अंदर। और फर्दर आगे जाके इसके अंदर अब क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, तमाम एस्पेक्ट आज डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी जो हमारे पास होगी वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एक फैसले के हवाले से है कि बहुत सीनियर रहनुमा जो पीटीआई के थे उन्हें सजाएं सुना दी गई हैं, कुछ को बरी भी किया गया है, लेकिन बहुत बड़े लीडरान को सजाएं सुनाई गई हैं। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे। उसके बाद आज आपको बताएंगे जी कि आपके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है जी कि बिजली पाकिस्तान में सस्ती कर दी गई है। कितनी सस्ती की गई है ये भी डिटेल से जानिएगा। और इससे अगली स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो है जी नेपाल के हवाले से। नेपाल में एक बहुत बड़ा बहरान आया हुआ है और वहां की हुकूमत जो है वो फारिग हो गई है, तख्ता पलट दिया गया है। ये डिटेल से स्टोरी जानिएगा कि आया नेपाल में हुआ क्या है। ये पिछले कुछ अरसे में 4 हुकूमतें ऐसी हैं साउथ एशिया के अंदर जिनका तख्ता पलटा जा चुका है। तो ये डिटेल से आज आपको हम स्टोरी बताएंगे। तो चलते हैं जी तमाम स्टोरीज की डिटेल की तरफ। तो नाज़रीन डिटेल शुरू करते हैं जी। इजराइल इस वक्त एक बदमाश रियासत बन चुकी है। उसका जिस पे दिल करता है वो हमला कर देता है। पिछले कुछ अरसे में उसने ईरान के साथ छेड़खानी की, बहुत बड़ा हमला किया ईरान पे, बहुत से लोग वहां पे शहीद हुए, पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया गया। पाकिस्तान ने तब भी अपना क्लियर स्टैंड लिया था इसराइल के खिलाफ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये नाकाबिले कबूल है। किसी और की टेरिटरी को इस तरह से ब्रीच किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ अर्सा पहले भारत ने जब पाकिस्तान की टेरिटरी को ब्रीच किया था, पाकिस्तान पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ के जवाब दिया था। और अभी तक जितने हालात दुनिया में पैदा हुए हैं, वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही ऐसा है जिसने अभी तक अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। ईरान ने भी बड़ा स्ट्रांग जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका भी दूसरी साइड के ऊपर खड़ा हुआ था इजराइल के साथ, तो किसी ने उस चीज को उस तरह से तस्लीम नहीं किया। बहरहाल अब चलते हैं जी इस स्टोरी की डिटेल की तरफ। तो डिटेल इस तरह से है जी कि हमला करता है इजराइल कतर के शहर दोहा पे, जो उनका दारुल हुकूमत है। एक बात याद रखिएगा कि यहां पे एक अल अदीद बेस भी है अमेरिका की, जिसमें सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। अब आप उसकी बदमाशी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पे अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है वहां उनका सेंटकॉम का एक हेडक्वार्टर मौजूद है, उसी इलाके के अंदर मौजूद है, वहां पे फिर भी इजराइल हमला कर देता है। यकीनन यह अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क की टेरिटरी को ब्रीच कर देना क्या इतना ही आसान है? ये बिल्कुल एक बात समझ से बाहर है। पर जी हुआ कुछ इस तरह से जी कि हमला हुआ, और ये जो इलाका है इसका नाम है कतारा। यहां पे एक कंपाउंड था, एक बिल्डिंग थी जहां पे हमला किया गया, और जो जिन्हें टारगेट करना था वो 5 रहनुमा थे। 5 रहनुमा थे हमास के। इनकी उस वक्त वहां पे मीटिंग जारी थी, और मीटिंग जो थी वो हो रही थी अमन के हवाले से कि किस तरह से फलस्तीन के इलाकों के अंदर अमन कायम किया जाए, जो इजराइल की जहरियत है उसे वहां पे रोका जाए, और जो अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आ रहा था और कहा जा रहा था कि अमन मुआहिदा किया जाए, जंग बंदी की जाए, तो उसी के हवाले से ये यहां पे बात हो रही थी। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक थ्रेट भी किया था। उसने कहा था जी मैं वार्निंग दे रहा हूं कि जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाया जाए। इससे पहले कि वो वक्त पूरा होता उससे पहले यह हमला कर दिया गया। 31 अगस्त को इजराइल के आर्मी चीफ ने भी धमकी दी थी कि हमास के जो लोग, जो रहनुमा बैरून मुल्क मौजूद हैं, हम उन्हें भी निशाना बना सकते हैं, और यही हरकत उन्होंने यहां पे कर दी। जिन लोगों पे हमला हुआ है वो हैं जी खालिद मशल साहब, खलील अल हया उनका नाम है, ये दूसरे हैं, जहर अल जब्बार हैं, मोहम्मद दरवेश हैं, अबू सरजोक हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमला किया गया। ये टॉप क़यादत थी हमास की, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सब लोग महफूज रहे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। शुरू में कुछ खबरें चलाई गई कुछ टीवी चैनल्स की तरफ से कि इनकी शहादत हो गई है, स्पेशली खलील अल हया की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये हुआ कि इनके बेटे समेत 6 अफराद जो थे वहां पे शहीद हुए। कुछ का ताल्लुक वहां की सिक्योरिटी से था, और यकीनन वहां पे काम करने वाले लोग थे जिनकी शहादत हुई। लेकिन ये रहनुमा, ये जो मीटिंग भी कर रहे थे वहां पे, जिनकी आपस में ये बात हो रही थी कि किस तरह से गजा में जंग बंदी की जाए, इन लोगों की जानें वहां पे महफूज नहीं, लेकिन इजराइल ये हरकत कर गया। अब आप ये देखें कि किस हद तक ढिठाई है, और इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब आते हैं जी आगे कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया। रद्द अमल सबसे पहले पाकिस्तान का आपको बता दें कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया। पाकिस्तान
اور کہا گیا جی کہ قطر کی خود مختاری اور سلامتی کے دفاع میں تعاون جاری رہے گا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم کو جی انہوں نے کال کی، رابطہ کیا اور ان سے بھی اظہار یکجہتی کیا اور شدید مذمت کی اس حملے کی، اور ترکیہ نے بھی سیم رد عمل دیا جی، شدید مذمت کی اور یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے۔ سعودی عرب نے اسپیشلی کال کر کے شہزادہ محمد بن سلمان نے یقین دہانی کروائی اور کہا یہ ناقابل برداشت ہے، یہ حملہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے آگے جی اب اگر دیکھا جائے تو یمن نے، الجزائر نے، لبنان نے، عمان نے اور دنیا کے بہت سے ممالک نے اس چیز کی شدید مذمت کی، کیونکہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ملک اب اس چیز کو سپورٹ کر نہیں سکتا۔ ایون یورپ کا جو ملک فرانس ہے، وہاں سے ان کے صدر جو میکرون ہیں، انہوں نے بھی شدید مذمت کی اور اظہار یکجہتی کیا۔ اب اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا کو، لیکن کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ سر پہ ہے تو اس لیے کوئی بول نہیں رہا، لیکن ابھی بھی نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ اسرائیل کے ساتھ کسی کے تعلقات ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ جو خلیجی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لینے سے یا سفارتی تعلقات قائم کر لینے سے یہ ملک انہیں چھوڑ دے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ کسی کو بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نے آنکھیں اپنے ماتھے کے اوپر رکھ لی ہوتی ہیں اور انسانیت سے یہ ملک گر چکا ہے۔ اب آپ حالات یہ دیکھیں کہ امدادی کشتیاں جا رہی ہیں غزہ میں امدادی سامان تقسیم کرنے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، فوٹیجز آتی ہیں، تصویریں آتی ہیں ہمارے پاس، ویڈیوز آتی ہیں، دیکھنے والی نہیں ہوتی، دل روتا ہے دیکھ کے۔ لیکن اس قافلے پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے جو ان کے لیے امدادی سامان لے کے جا رہا تھا، اور ایسا پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ میڈیکل کو، ہاسپٹلز کو، ہمیشہ زخمیوں کو یا اس طرح کے امدادی سامان کو کبھی کچھ نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں پہ شاید کوئی ایتھکس باقی نہیں ہے، تمام ایتھکس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی یاد دلاتا جاؤں، پاکستان پہ بھی کچھ عرصہ پہلے جی حملہ ہوا، ابھی یہ قطر پہ بھی حملہ ہوا، قطر نے شدید مذمت کی، بہت کچھ کہہ رہا ہے قطر، باقی ممالک بھی کہہ رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، رد عمل دے رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی میں نے یہ رد عمل نہیں سنا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ہم اسرائیل کو منہ توڑ کے جواب دیں گے یا اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے، آپ کے پاس پیسہ جتنا مرضی ہو، جب تک آپ کے پاس مضبوط فوج نہیں ہے، مضبوط فضائیہ نہیں ہے، تب تک آپ اپنے پیروں پہ ویسے کھڑا نہیں ہو سکتے۔ قطر دنیا کے امیر ترین ممالک میں آتا ہے، ایسا ملک ہے جو پوری دنیا کو گیس سپلائی کرتا ہے، جس کے پاس تیل کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں، جہاں پہ امریکہ نے اپنا اڈا قائم کر رکھا ہے۔ قطر وہ ملک ہے جو پوری دنیا کے لیے میڈییشن کرواتا ہے، کوئی بھی کسی دنیا کا مسئلہ چل رہا ہے تو قطر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اب یہاں آ کے اپنے مذاکرات کریں، انہوں نے فیسلیٹیٹ کرتا ہے، اور پاور کی، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے پاس، تعلقات بھی بہت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، لیکن جب اپنے دفاع کی باری آئی تو اپنا دفاع نہیں کر پایا۔ حملے کے بعد طیارے ضرور اڑے، F-15 طیارے ان کی فضا میں گردش کرتے رہے، لیکن بات وہی ہے جی کہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے وہ اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو پرابلم یہی ہوئی ہے یہاں پہ، کیونکہ قطر اتنا سٹرونگ نہیں ہے ملٹری وائز، اس کی وجہ سے وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم پاکستانیوں کو کہ ہم بہت امیر نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، بہت کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے پاس دفاع کرنے کے لیے ایک مضبوط فوج موجود ہے جو ہر وقت اپنی قوم کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ میجر عدنان کا آپ نے سنا ہوگا، میجر عدنان جو FC ہیڈ کوارٹر کو دفاع کرتے ہوئے پاکستان کا ایک سپوت پاکستان کے اوپر دوبارہ قربان ہو گیا، کوئی اور وہاں پہ زخمی پاکستان کا ایک جو سولجر تھا اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا کے اس کے حصے کی گولیاں بھی وہ اپنے اوپر پیوست کرواتے رہے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، ہاسپٹل گئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن ایک داستان چھوڑ گئے۔ تو یہ ہے پاکستان کی فوج، اور یہ ہے مطلب یہ وہ میسج ہے پوری قوم کے لیے، اور یقین مانے ان لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو پہلے بکواس کیا کرتے تھے کہ ہم نے فوج کا کیا کرنا ہے، یہ پاکستان کے اندر سے بہت سی ایک فضول آوازیں اٹھا کرتی تھیں، میرا خیال ہے ان کا منہ توڑ دینے کے لیے یہ دنیا میں یہ جو اب مثالیں آ رہی ہیں یہ کافی ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ مضبوط فوج نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے، لیکن قطر کا قصور نہیں ہے، پرابلم یہ ہے قطر کے پاس وہ فورس نہیں ہے، اگر وہ فورس ہوتی تو شاید ابھی اسرائیل کی پہلی بات تو جرت ہی نہ پڑتی، اور اگر پڑی ہوتی تو ابھی تک اسرائیل کو اس کا جواب جا چکا ہوتا۔ تو یہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی فوج یا کسی بھی ملک کی فورس جو اس کا دفاع کرتی ہے۔ تو یہ میں نے کہا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ضرور آیا ہے، تو کائنڈلی اس چیز کے اوپر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ملک کتنا سٹرونگ ہے، یا جب اپنے ملک کے دفاع کو آپ دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری جی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، اور سٹوری ہے جی انسداد دہشت گردی عدالت کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ تھا جی
जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का एक मुकदमा था, उस पर यह फैसला महफूज किया गया था। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम था, उन्हें बरी कर दिया गया इस मुकदमे से। डॉक्टर यास्मीन राशिद को, सेनेटर एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद सुना दी गई है। खदीजा शाह साहिबा जो हैं उन्हें 5 साल की कैद सुनाई गई है। कुल मिलाकर ये कोई 39 मुल्जिमान थे, जिसमें से 18 को सजा हुई है और 21 अफराद को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। नाम और भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो 9 मई या 9 मई जैसा कोई भी अगर मुकदमा होगा या हरकत होगी, आप ये देखें तो ये वाली जो सजाएं हैं ये अब कहते हैं ना कि मिसाल कायम की जा रही है कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। कोई भी अपनी फोर्सेस के ऊपर, अपनी इमलाक के ऊपर, जो कि यकीनन आपकी अपने टैक्सेस से बनी हुई है, जिसका सबसे पहले ख्याल आपको होना चाहिए। आप अगर किसी के बहकाने पे जाके इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल ये होगा, ये जो खबरें इस वक्त आ रही हैं। और खैर मेरा तो बड़ा स्ट्रेट मानना यह है जी कि लाकानूनियत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक अच्छी मैं कहूँगा जी खबर है। नेपरा ने अपने सार्फिन को खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा जी कि बिजली का जो फी यूनिट है, बिजली के फी यूनिट को 1 रुपया 78 पैसे सस्ता किया जा रहा है। यह सस्ता हुआ है जी, जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी की गई है, और ये जो बिलों का रिलीफ है ये सितंबर में आपको मिलेगा। सितंबर में ये जो बिल आएंगे उसके अंदर ये रिलीफ शामिल होगा, और ये कराची के जो सार्फिन है ये उनके लिए भी है कि इलेक्ट्रिक पे भी ये लागू होगा। तो चले, कुछ ना सही, बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन आ रहा है। दूसरी साइड से ये भी खबरें आ रही हैं कि गौर किया जा रहा है कि जो सैलाबी इलाके हैं वहां पे भी बिजली में रिलीफ दिया जाएगा। जो इलाके मुतासर हुए हैं वहां पे भी कुछ न कुछ किया जाएगा, और कुछ तखमीना लगाया जा रहा है सैलाबी इलाकों के हवाले से कि नुकसान उन इलाकों का कितना हो चुका है, और उस हवाले से भी कुछ न कुछ गवर्नमेंट जो है वो अब डाटा इकट्ठा कर रही है और उसके ऊपर प्लान तैयार कर रही है कि लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। स्पेशली जिनकी फसलें डूब गई हैं या जिनके जानवर खत्म हो गए हैं, उनके हवाले से हुकूमत को प्लान कर रही है। कुछ मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम भी हेल्प करें लोगों को जाके, और बाकी हुकूमत का कुछ प्लान है और कुछ और इमदाद जो इर्द गिर्द से आएगी, सब कुछ मिला के एक रिलीफ यकीनन उन लोगों को दिया जाएगा जो इस वक्त सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासर हैं। अब जी एक और बहुत सबक आमोज स्टोरी की तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। जेन जी का इल्जाम है जी इस पे, जो जेन जी है, जनरेशन जी बोला जाता है, उस पे ये इल्जाम लग रहा है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बड़ी मजे की डिटेल बताऊं कि ये जनरेशन्स को तकसीम किया गया है मुख्तलिफ सालों पे। कौन से जनरेशन को क्या कहा जाता है मैं आपको ये बता देता हूं जी। अब इसमें कुछ मुख्तलिफ भी हैं, 1-2 साल का फर्क भी हो सकता है, मुख्तलिफ चार्ट्स थे 1-2 साल के फर्क से भी सामने आ रहे थे, लेकिन जो एक ज्यादा मुझे जेनेरिक और बेहतर फील हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लॉस्ट जनरेशन है जी, 1890 से लेके 1915 तक इसे लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1901 से लेके 1913 तक इंटरबेलियम जनरेशन इसे बोला जाता है जी। फिर एक है जी 1925 से 1945 तक साइलेंट जनरेशन कहते हैं। मदद खाऊं एक मिस कर गया, 1910 से 1924 की जो जनरेशन है उसे ग्रेटेस्ट जनरेशन बोला जाता है। फिर 1946 से 1964 के दरमियान में जो जनरेशन आई उसे बेबी बॉम्बर जनरेशन कहा जाता है। फिर जनरेशन एक्स आती है। जनरेशन एक्स के जो साल हैं, जो 1965 में पैदा हुए, 1965 से लेके 1979 तक जो लोग पैदा हुए हैं, ये जनरेशन एक्स कहलाती है। उसके बाद आ जाती है जी जनरेशन मिलेनियल्स, आप ये कह सकते हैं। ये मिलेनियल्स जो हैं ये 1980 से लेके 1994 तक हैं, जो इस सालों में पैदा हुए हैं, इन्हें जनरेशन मिलेनियल्स बोला जाता है। लेकिन इसमें कुछ 1994 भी था, कुछ 1997 भी था, तो इसमें 1-2 सालों का फर्क कुछ मौजूद हो सकता है। जो जनरेशन जी है, जिसके ऊपर ये इल्जाम मैं अगला बताने जा रहा हूं कि ये इंटरनेट दौर की जनरेशन जो कहलाई जाती है, ये 1995 से 97 से इनका टाइम तकरीबन शुरू होता है और 2012 तक इनका टाइम है कि इस दौरानिए में जो जनरेशन पैदा हुई है उसे जेन जी बोला जाता है, जनरेशन जी। और उसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं, इनका नाम है जी जनरेशन अल्फा। तो जनरेशन जी जो है ये वो जनरेशन है जो इंटरनेट दौर में जिन्होंने आंख खोली है, जिनका दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है। इन्होंने ज्यादातर टाइम जो है वो या स्क्रीन पे गुजारा है, या स्क्रीन से ये मुतासर बहुत ज्यादा हुए हैं कि जो इंटरनेट पे आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, उन चीजों ने इनकी ज़हन साजी में बहुत बड़ा काम किया। और जब भी हम बात करते हैं तो हम बात मेजॉरिटी की करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी हो, लेकिन जब एक मेजॉरिटी, ज्यादातर लोग वैसा सोच रहे होते हैं, तो हम उसे फिर
एज अ होल काउंट कर लेते हैं। तो नेपाल में जी वाकया हुआ, नेपाल के अंदर आपको पता है कि जी बंद कर दिया गया था वहां पे इंटरनेट को नहीं मदद खाऊं, एप्लीकेशंस को, जिसमें फेसबुक थी, जिसमें इंस्टाग्राम था, जिसमें यूट्यूब थी और बहुत से प्लेटफॉर्म्स थे, टिकटॉक चल रहा था और एक वाइबर चल रहा था, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ जी, इस प्लेटफॉर्म को बंद करने के बाद आग लग गई। 77 डिस्ट्रिक्ट में, 77 डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किया गया, हैवी एहतजाज हुआ, 20 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों लोग इसके अंदर जख्मी हो गए और इस हद तक प्रेशर बिल्डअप हुआ कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ गया, तख्ता पलट गया। पिछले कुछ अरसे के अंदर साउथ एशिया के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं तो 4 हुकूमतों का तख्ता पलटा जा चुका है, जिसमें एक है जी अफगानिस्तान की, एक है जी श्रीलंका की, एक है जी बांग्लादेश की और अब है जी नेपाल की। और ज्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें जन जी का बहुत बड़ा किरदार था, कि ये जन जी जो है, जो जनरेशन जी है, इस जनरेशन ने जो अपने थॉट प्रोसेस को मतलब एक्सट्रीमिज्म की साइड पे लेके चले गए, बाहर निकल आए, एहतजाज शुरू कर दिए। ये एक अलग डिबेट है, ये अलग कहानी है कि वो ठीक था या गलत था, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने इस एहतजाज के अंदर कलीदी किरदार अदा किया और अब हुआ ये जी कि तख्ता पलट दिया गया जी नेपाल के अंदर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, कोई कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, कुछ और लोग कह रहे हैं, लेकिन ये तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं, अभी तक किसी के पास किसी चीज का कुछ सबूत मौजूद नहीं है। इसकी बेस इस तरह से बनी जी कि नेपाल के अंदर कहा जाता है कि करप्शन का बहुत बाजार गर्म था और वहां के अमीर लोग जो थे वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे, पॉलिटिशियंस बहुत अमीर थे, उनके लाइफ बहुत शाहाना थे और दूसरी साइड पे जो आम आवाम थी वो बहुत सादा थी। और वो जब ये सब कुछ देखते थे और फिर वो अपनी तरक्की के हालात देखते थे कि सड़कें टूटी हुई हैं, जितनी तरक्की होनी चाहिए वो है नहीं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, करप्शन अरूज पे है, तो इन तमाम चीज़ों ने लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं और आखिरी चिंगारी ये साबित हुई कि उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया बंद करना भी जाहिर सी बात है किसी प्रेशर की वजह से बंद किया गया कि तमाम एप्लीकेशंस बंद कर दी गई, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी, गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इनके ऑफिसेज यहाँ पे कायम किए जाएं ताकि अगर कोई ऐसा मतलब अननोन एक बना लिए जाते हैं अकाउंट्स जो हैं, उनसे कोई तनकीद हो रही है या अगर कोई हद से बढ़ के या एक पटड़ी से उतर के तनकीद कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके या करवाई जा सके। ये कानून साजी तो खैर हर मुल्क में होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना मतलब ये नहीं है कि उसे बंद कर देना, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि जो बंदा भी बात कर रहा है उसकी आइडेंटिटी जरूर पता होनी चाहिए। एक अकाउंट होना चाहिए, उसी अकाउंट से वो जो मर्जी करे, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये बात मैंने की है। ये जो ट्रोलर्स के फेक अकाउंट बन जाते हैं, किसी को गालियां देनी है तो फेक अकाउंट्स के जरिए दो, पता ही ना चले कौन है, मतलब ये बहुत ही गलत ट्रेंड है और इस चीज का रोका जाना बहुत जरूरी है। ऑन द होल अगर थ्योरी देखी जाए तो उनकी ठीक थी, लेकिन उसके पीछे मे बी जो नेपाल है उसके जो अजाइम थे उसकी हुकूमत के, वो शायद अपनी आवाम की आवाज को दबाने के थे, मे बी ये हो सकता है। लेकिन जो कॉल की जा रही थी कि ऑफिसेज खोले जाएं वो कॉल गलत नहीं थी। लेकिन बहरहाल जी इस जनजी बाहर आई और इन्होंने आकर जी बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज किया और इतना प्रेशर बिल्डअप हुआ, जब लोग मरने शुरू हो जाएं तो कोई भी हुकूमत फिर टिक नहीं सकती है। बहरहाल ये एक आगे जाके एक बड़ी लंबी डिबेट छिड़ने वाली है दुनिया में कि इस इंटरनेट का क्या किया जाए, आया कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, ये आगे जाके चीजें कंक्लूड होगी। ये था जी आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।